रहा हूं जनाब फदील अहमद साहब को, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हिंदुस्तान के साथ साथ वो जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जो इंटरनेशनल और खास तौर से मैं जब ये कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, तो देखिए जब जंग पर बात होती है तो उसमें वॉर एक्सपर्ट भी आ जाते हैं, उसमें मिलिट्री एक्सपर्ट आते हैं, उसमें जो खारजा पॉलिसी के वो एक्सपर्ट आते हैं, तो वो अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। लेकिन फदील अहमद साहब जो हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो वाकई सियासी तौर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, उस पर बड़ी गहराई से बताते हैं और इसीलिए उनको लोग याद करते हैं। दो तीन जुमले उनके बहुत चल रहे हैं। एक तो ये कि रावण जो है अपनी लंका जलाकर मानेगा, ये काफी मकबूल हुआ इनका ये जुमला। और ये बात उन्होंने नितिन याहू के लिए कही थी। अभी 2 दिन पहले फदील अहमद साहब ने कहा और कल वो कई लोगों ने कहा कि इजराइल या तो हाफ और या तो साफ, अब दो ही रास्ते इजराइल के पास हैं, या तो वो हाफ ले ले वरना उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो साफ हो जाएगा। मैं इस्तकबाल करता हूं फदील साहब का। फदील साहब क्या क्या अपडेट है, अगर थोड़ा से अपडेट के साथ थोड़ा जो चीजें सुन रहे हैं, क्योंकि लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर बहुत बड़े हमले किए हैं इजराइल ने, और ये एक तरीके से खिलाफ वर्जी अब इसको कह सकते हैं जो सीज फायर हुआ, जो जंगबंदी हुई। जी फदील साहब। देखिए, इस पूरी पिक्चर में एक तीसरा प्लेयर बहुत मजबूती से आ रहा है और 2-4 दिन के अंदर और मजबूती से आ जाएगा। वो तीसरा प्लेयर है एसटीएस सीरिया। खुलेआम धमकी दे दिया है कि गोलान हाइट से हट जाओ, नहीं तो हम तेल अवीव पे हमला करेंगे। और इतनी बड़ी चेतावनी इजराइल को मिली है कि इजराइल समझ ही नहीं पा रहा, और इजराइल ने कहा है कि ठंड तक जो है हम गोलान हाइट पर बर्फीले इलाकों में और पहाड़ियों पर रहेंगे, उसके बाद हम खुद ही छोड़ देंगे गोलान हाइट को। लेकिन इतनी सख्ती से एसटीएस ने कहा कि अगर गोलान हाइट से इजराइल नहीं जाता है तो हम तेल अवीव पर हमला करेंगे। तो अब हिजबुल्ला अगर हमला करता है और इधर से सीरिया भी, एसटीएस भी शुरू हो जाते हैं, तो एक तो नया वार खुल गया ना इजराइल के लिए। मैंने आपसे कहा था कि ये लोग इजराइल को चैन से बैठने नहीं देंगे, उतना वक्त नहीं देंगे कि वो अपनी रिफॉर्म कर पाए अपने आप को। देखिए, लड़ाई का एक तरीका होता है कि दुश्मन से जब आप थके हुए हो, आपकी सेना होस्टाइल हो रही हो और आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा हो या मानसिक दबाव कहीं से भी आ रहा है, तो बड़े होशियारी से चीजों को कहीं ठंडा करके कुछ दिन इंतजार किया जाता है और अपनी चीजों को जो हम खो चुके हैं उनको पूर्ण फिर से दोबारा सरवाइव करके और बहुत बड़ा हमला किया जाता है। ये बात तो सबको पता है, क्योंकि जंगजू तो हुतीज भी है, हमास भी है, हिजबुल्ला भी है। इन लोगों की तो परवरिश में ही जंग में हुई है, तो ये लोग तो जानते ही इस बात को। और आईडीएफ का तो इजराइल जो है उसका पहला टेस्ट था ये। आज तो इससे पहले तो कभी लड़ाई ही नहीं लड़ा इतनी मजबूत तरीके से। वो तो अपने हथियारों के बल पर, अपनी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स के बल पर, वेस्ट मीडिया के बल पर इतना हवा बनाया था दुनिया के अंदर कि हमारा अभेद किला है, हमको कोई देख नहीं सकता, आंख उठा के नहीं, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और जब 5-5 हजार की मिसाइल जाके मारने लगी तो इजराइल का तेल अवीव का एयरपोर्ट 3 दिन बंद हो गया। जहां वो कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वो 5,000 रुपए के देसी मिसाइल जो कि बच्चे बना देते हैं, देसी मिसाइल जो है जा करके मारा हजारों मिसाइल, आयरन डोम फेल हो गया। वो सोच ही नहीं पाया कि इसको रोके कि उसको रोके, कि रावण को रोके कि विभीषण को रोके। समझ रहे हैं आप? और इंतजार करते नहीं रहे, हमला हो गया, हनुमान जी ने लंका जला दी। वही हाल इजराइल का होगा। इजराइल, पहली बात तो ये है कि उसका आयरन डोम फेल, थॉट फेल, उसकी सारी नीतियां फेल, उसका इंटेलिजेंस फेल, उसके हथियार फेल, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती फेल। सबसे बड़ी बात मुमताज भाई कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती फेल। जिस तरीके से इन लोगों ने एक साजिश के तहत ट्रंप के बयान को मोड़ तोड़ करके दुनिया में फ्लैश कराया और कहा कि गाजा के लोग जॉर्डन चले जाएं, इसका इतना बुरा असर पड़ा है कि ट्रंप बेहद नाराज हो गए हैं नेतन्याहू से। बेहद नाराज थे। जो पारा उनका 70 डिग्री था
वो पारा 170 डिग्री पहुंच गया। और उन्होंने न सिर्फ हथियार रोक दिया, सब हथियारों की सप्लाई रोकी, बल्कि जो हथियार नेतन्याहू की इजराइल के पास था उसको शिफ्ट करा दिया यूक्रेन, ये कह के कि यूक्रेन में इसकी ज्यादा जरूरत। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि नेतन्याहू का ये साजिश, ये वेस्ट मीडिया की साजिश, ये डबल फायर कर देगी और ट्रंप को बेहद नाराज कर देगी। और नाराज हो गए ट्रंप इजराइल से। अब इजराइल कुछ नहीं कर सकता है, और कुछ किया तो ये इजराइल का, मैंने कहा आपसे कि हाफ नहीं तो साफ। अभी भी वो मान जाए हाफ पर, नहीं तो सीरिया, इराक के लड़ाके, अफगानिस्तान के लड़ाके, जॉर्डन के लड़ाके, बसीजी, ईरान के बसीजी, हूती, हमास, हिजबुल्ला और न जाने कितने ऐसे लोग जो मस्जिद अक्सा पर अपना ईमान रखते हैं, जिसको फिक्र है मस्जिद अक्सा, यरूशलेम और बेगुनाह मजलूम फिलिस्तीनियों की जो हत्या किया है, उनका बदला लेने के लिए न जाने दुनिया भर के नौजवान मचल रहे हैं कि एक मौका मिले तो हम भी जाकर के अपना कुछ हिस्सा शहादत को दे दे। ईमान तो शहादत से ईमान है ना, जिसको शहादत का जज्बा नहीं उसका ईमान कमजोर है। अभी मैं 2 दिन पहले मौलाना इसरार साहब की एक तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर शहादत का जज्बा नहीं है तो आपका ईमान कमजोर है। तो न जाने दुनिया भर के कितने लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जॉर्डन में सब इकट्ठा हो, हम लोग तेल अवीव की तरफ कूच करें। अभी तो हाफ पे नहीं मान रहे, जब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और तेल अवीव घुसेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा, फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पे लहराएगा। उस वक्त नेतन्याहू या तो अमेरिका चले जाएंगे, इजराइल छोड़ के भाग जाएंगे और इजराइल पूरा फिलिस्तीन बन जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरा अकीदा है और मेरा मेरा विश्वास है, जो मेरा राजनीतिक तजर्बा कहता है कि यही होने वाला है। अब क्योंकि एसटीएस के ऊपर जो गेम इन लोगों ने खेला था वो भी इनको बैकफायर कर गया। अब तो एसटीएस ने खुल के कहा है कल कि गोलान हाइट खाली कर दो, नहीं तो हमारी मिसाइल का रुख जो है तेल अवीव हो जाएगा। तो नहीं तो ये मैं फजील साहब यहाँ पे जानना चाहता, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से हम लोग इस पे हालांकि बात करते रहे। मिसाल के तौर पर हम लोग ये कहते रहे कि जिस तरह से एसटीएस बड़ी आसानी से सीरिया में दाखिल हो गया, कोई टकराव नहीं हुआ, बड़ी आसानी से हुकूमत में भी आ गया। फिर उसके जो ऐलानात रहे, फिर एक जो वहां पे जनाब ज़ैनब का रोजा है जिसपे बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पे अटैक किया जाए, लेकिन वहां वो चीज नहीं हुई। कुछ ग्रुप्स ने कोशिश की लेकिन उसे नाकाम बनाया गया और हुकूमत साथ रही। तो क्या हम ये बात जो शुरू से एक चीज कह रहे थे कि क्या इनके पीछे, देखिए हर कोई गेम खेलता है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इसीलिए कहा जाए कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। हम बज़ाहिर समझ रहे हैं कि इजराइल पीछे है, अमेरिका पीछे है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे ईरान भी खड़ा हो, क्योंकि ईरान सीरिया को आसानी से छोड़ देगा, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर इससे पहले आपको याद होगा कि जब वहां तख्ता पलट हुआ उससे 2 दिन पहले दोहा में बाकायदा मीटिंग चली और उसमें ये बात समझाई जा रही थी जो बशरुल असद थे कि आप जो है ये छोड़ दीजिए हुकूमत, बहुत हो गया। तो इस तरह से क्या हम ये बात ये मान लें कि इसके पीछे रूस है, इसके पीछे ईरान है और सऊदी भी हम मान लें, क्यों? क्योंकि सऊदी और ईरान की जिस तरह की दोस्ती है। तो जी फजील साहब, देखिए, उधर मत जाइए आप मुमताज भाई, अभी उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग बात करें इस बात पे कि एसटीएस के पीछे किन लोगों का हाथ था, एसटीएस किसकी ताकत पर इतना बड़ा कदम उठा दिया। देखिए, इजराइल जो है, दुनिया के सभी कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि अपनी सेना का इस्तेमाल दुश्मन की वर्दी पहना करके वो मदद करते हैं, फ्रंट पर ना आकर के प्रॉक्सी वार करते हैं। तो एसटीएस के साथ बहुत ज्यादा आईडीएफ के सैनिक थे जो एसटीएफ के लड़ाके की तरह, देखिए उनकी जबान एक है, उनकी कल्चर एक है, शक्ल सबाहत एक है। तो आप वहां पहचान नहीं सकते कि इसमें इजरायली कौन है, फिलिस्तीनी कौन है, या सीरियाई कौन है, या हुब्रू। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल की हुब्रू जबान जो है वो उनकी मतलब नेशनल लैंग्वेज है, तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का कुछ असर आ जाता है। जब सेना सीरिया के अंदर घुसी और बिना किसी मतलब रिएक्शन के, माने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, और सेना अंदर तक जब घुसती चली गई,
तो आईडीएफ ने अपने जवानों को विड्रॉ कर लिया वहां से, क्योंकि अंदर जाते तो पकड़े जाते, और अगर आईडीएफ का कोई जवान पकड़ जाता एसटीएस के साथ, तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा इसराइल की छीछालेदर होती। इसलिए जब एकदम आसानी से सेना सीरिया में घुसने लगी, तो खुद एसटीएस और आईडीएफ दोनों की सेनाएं डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ गजा वाला हाल हो जाए और हम बंधक बन जाए, और बंधक बन जाए उसमें से 10, 15, 20 या 1000, 500 जो भी संख्या हो, अगर इजरायली आईडीएफ के जवान एसटीएस के लड़ाकों के साथ पकड़ लिए जाते, तो ये बात और ये राज खुल जाता अगर, तो दुनिया के सामने इजराइल और बेनकाब हो जाता। इसलिए जैसे ही सीरिया में आसानी से जिलानी घुस गए, उस वक्त केवल उनके लड़ाके रह गए, बाकी आईडीएफ का जो सपोर्ट था वो गोलान हाइट तक ही रुक गया, उसके आगे नहीं गए। तो ये चीज जो है, जिस तरह का मुहाज, और एक बात बताया, अगर युद्ध होता सीरिया के बॉर्डर पे और अगर जुलानी को रोकने की कोशिश की गई होती, तो एसटीएस थोड़ी लड़ रहा होता, वो तो आईडीएफ लड़ रहा होता। आईडीएफ जो है क्या करेगा, पठानी सूट पहन लेगा, और दाढ़ी वाड़ी तो वहां सबके होती है, और पठानी सूट पहन लेता, और दिखने में सभी एक जैसे हैं वहां पे, सबका फिजिक जो है एक ही जैसा है। तो अब जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर 10-10 लोगों को बैठा दीजिए, तो कोई पकड़ नहीं सकता है कि इसमें हिंदुस्तानी कौन है, बांग्लादेशी कौन है, पाकिस्तानी कौन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का शक्ल शबात एक जैसी है, एक ही कल्चर है, एक ही उसमें रहे हैं। तो गोलान हाइट तक ही ये लोग रुक गए, और दमिश्क तक जब बढ़ने की कोशिश किए, तब तक तो मामला शांत हो गया था, बशर असद चले गए, एसटीएस को पूरा अधिकार दे दिया गया, रूस ने चाहे और ईरान ने, सबने उसकी बात कर ली। तो ये बात अब इजराइल को नागवार गुजरी कि अब तो हमारा प्लान फेल हो गया। तो अब जो है, और इधर बार बार जब से रूस से और ईरान से बात हो गई, और एसटीएस को भी लगा कि भाई इधर के लोग तो हमारे फेवरेबल है, हम जो इतने साल से नहीं कर पाए वो कुछ दिनों में हो गया। तो अब तो उनको भी ओसामा बिन लादेन का जो हश्र हुआ, पहले तो वो अमेरिका के प्रॉक्सी थे ना, लेकिन बाद में जो हश्र हुआ उनका, जब तक उनको यूएसएसआर के खिलाफ यूज करना था, तब तक वो बहुत अच्छे थे, और जब ओसामा बिन लादेन को यूज हो चुके और अपनी ताकत पे आए, तो आतंकवादी बन गए। तो अमेरिका की ये चाल पहले से रही है। तो उसी ग्रुप के तो जुलानी भी हैं, उनको भी पता होगा कि जो हाल ओसामा बिन लादेन का किया वो हमारा, वो जुलानी का भी कर देंगे। तब जब उनको आसानी से अब ईरान और रूस के साथ अगर जुलानी मिल गए, तो ये तो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया ना। जो वर्षों से जो उनके दिल में तमन्ना थी, वो तो एक दिन में पूरी हो गई। तो वो इजराइल के साथ क्यों जाएंगे? और इजराइल और अमेरिका का तो रिकॉर्ड है कि वो लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, यूज करने के बाद आपको मरवा देंगे या आपको रास्ते से हटा देंगे, जैसे भी आप हट जाए। तो लेकिन रूस और चाइना और ईरान ये अपने दोस्तों को निभाते हैं, इनका एक अलग रिकॉर्ड है और अमेरिका का अलग रिकॉर्ड है। तो जुलानी अब पूरी तरह से ये अब देखिए, कोट पैंट सूट पहन रहे वो जुलानी, अब उनका ड्रेस कोड बदल गया, पीछे इजराइल सीरिया का झंडा लगा के बैठ रहे, अब पूरा एक प्रेसिडेंट की तरह जो है, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह उनका हाव भाव हो गया है। तो अब ये सब चीजें काफी बदल गई हैं। इजराइल अब बेचैन तो बहुत है, उसका तो बस नहीं चल रहा है कि वो एक बार बंदूक उठाता और गोलान हाइट पर खड़े हो जाता और सबको निपटा देता है कि बंदूक से, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता।